नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। एक अध्ययन के अनुसार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षयकारी पदार्थों (ओडीएस) के उत्सर्जन को कम करने में कारगर सिद्ध हुआ है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त ने ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट इन 2023 रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने घरेलू सार्वजनिक खरीद संबंधी अनुबंधों में मध्यस्थम और मध्यस्थता के लिए दिशा निर्देश जारी किए। ट्रैकिंग SDG 7 एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024 जारी की गई। शोधकर्ताओं ने सुपर कंप्यूटर को कूल रखने का नया तरीका खोजा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आयुष पर पहला अखिल भारतीय सर्वेक्षण जारी किया। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। एक अध्ययन के अनुसार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षयकारी पदार्थों (ओडीएस) के उत्सर्जन को कम करने में कारगर सिद्ध हुआ है। यह अध्ययन नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल में प्रकाशित हुआ है। खबर की शुरुआत में ओजोन और ओजोन क्षयकारी पदार्थों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। ओजोन क्षयकारी पदार्थ यानी ओडीएस मानव निर्मित रसायन है। इनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC व हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन होते हैं। ये पदार्थ समताप मंडल तक पहुंच सकते हैं, जहां ये उत्प्रेरक अभिक्रियाओं को शुरू कर सकते हैं। इससे आगे चलकर ओजोन परत का क्षय होने लगता है। समताप मंडलीय ओजोन यानी गुड ओजोन पृथ्वी की सतह से 10 से 40 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है। ये ओजोन पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। शोभ मंडल में बनने वाली ओजोन हानिकारक होती है और इसे बैड ओजोन कहा जाता है। चलिए अब अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFCs के रूप में ज्ञात ओजोन क्षयकारी पदार्थों यानी ODS की वायुमंडलीय सांद्रता में पहली बार महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई है। 2021 से पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन पर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFCs का प्रभाव कम होने लगा है। साथ ही शोभ मंडल में ओजोन क्षयकारी पदार्थों यानी ODS में से क्लोरीन की वैश्विक औसत मात्रा कम होने लगी है। इस उपलब्धि को वर्ष 2026 के लक्ष्य से 5 वर्ष पहले ही प्राप्त किया जा चुका है। HCFCs कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और फ्लोरीन युक्त यौगिक हैं। HCFC 22 सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला HCFC है। इसमें उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। इसकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता यानी GWP कार्बन डाइऑक्साइड से हजारों गुना अधिक है। HCFC 22 का एयर कंडीशनर, कोल्ड स्टोरेज, रिटेल, फूड, रेफ्रिजरेशन आदि में रेफ्रिजरेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरे नंबर पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले HCFC अर्थात HCFC 141b में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। HCFC 141b का कठोर पॉलीयूरेथेन फोम के उत्पादन में ब्लोइंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। भारत ने HCFC 141b के उपयोग को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत में HCFC 141b का उत्पादन नहीं होता था, बल्कि इसे आयात किया जाता था। ओजोन क्षयकारी पदार्थ विनियमन और नियंत्रण संशोधन नियम 2019 के तहत 1 जनवरी 2020 से इसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये नियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जारी किए गए हैं। ये ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप हैं। इसी के साथ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। इस प्रोटोकॉल पर 1987 में हस्ताक्षर किए गए थे। ये ओजोन क्षयकारी पदार्थों यानी ODS के उत्पादन और उपयोग को समाप्त करने के लिए एक वैश्विक संधि है। इसे वियना कन्वेंशन के तहत लागू किया गया था। इस कन्वेंशन को 1985 में अपनाया गया था। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFCs के उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में साल 2016 में किगाली संशोधन किया गया था। किगाली संशोधन 2019 में लागू किया गया था। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और HCFC के गैर ODS विकल्प हैं। HFC की ग्लोबल वार्मिंग क्षमता CO2 से हजारों गुना अधिक है। आइए अब रुक करते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR ने ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट इन 2023 रिपोर्ट जारी की। जबरन विस्थापन यानी फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट से आशय ऐसे व्यक्तियों की स्थितियों से है
जिन्हें किन्हीं वजहों से अपना मूल देश या घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इन वजहों में उत्पीड़न, हिंसा, मानवाधिकार उल्लंघन, आपदा, खाद्य संकट, जलवायु परिवर्तन आदि शामिल हैं। खबर की शुरुआत में रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। 2023 के अंत में जबरन विस्थापित लोगों की संख्या 117.3 मिलियन थी। इन विस्थापितों में 40% 18 वर्ष से कम आयु के बालक या किशोर हैं। इसके अलावा कुल विस्थापितों में 68.30 मिलियन आंतरिक रूप से विस्थापित लोग थे। आंतरिक रूप से विस्थापित वे लोग हैं जो अपने मूल स्थान से विस्थापित तो होते हैं, लेकिन अपने देश में ही रहते हैं, किसी अन्य देश में नहीं जाते हैं। विश्व के 73% शरणार्थी 5 देशों अफगानिस्तान, सीरियाई अरब गणराज्य, वेनेजुएला, यूक्रेन और दक्षिण सूडान से हैं। आइए अब विस्थापितों को आश्रय देने वाले देशों पर क्या प्रभाव पड़ता है ये जान लेते हैं। जनसंख्या में अचानक वृद्धि। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में अधिक शरणार्थियों या विस्थापितों के आने से उस क्षेत्र की जनसंख्या में अचानक वृद्धि हो जाती है। इससे संसाधनों पर दबाव पड़ता है तथा कई अन्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। विस्थापितों को शरण देने वाले देशों के सरकारी खर्च में अचानक और अधिक वृद्धि हो जाती है। मांग और आपूर्ति में बदलाव। विस्थापितों के आने से श्रम और उपभोक्ता बाजार में परिवर्तन हो जाता है। इसके चलते शरण देने वाले देश में अनौपचारिक और कम कौशल वाले रोजगारों एवं पारिश्रमिक में स्थानीय नागरिकों के लिए अवसर कम हो जाते हैं। ये अवसर विशेष रूप से युवा और महिला श्रमिकों के लिए कम हो जाते हैं। रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की बात करें तो विकसित देशों में विस्थापितों की भीड़ को कम करने के लिए किसी तीसरे देश में पुनर्वास की व्यवस्था की जा सकती है। इससे विस्थापन को हतोत्साहित भी किया जा सकता है और विस्थापन के लिए अधिक मजबूर लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जा सकती है। इसके अलावा शरणार्थियों को शिक्षा और अन्य देशों में रोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके शरण देने वाले देश के श्रम बाजार से जोड़ने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके साथ ही शरणार्थियों एवं शरण चाहने वालों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत नया जीवन शुरू करने के अधिकार का लाभ उठाने की अनुमति देनी चाहिए। चलिए अब खबर के अंत में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शरणार्थियों और विस्थापितों की समस्या को देखते हुए 1950 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने UNHCR की स्थापना की थी। इस संगठन को पहले शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त का कार्यालय कहा जाता था। इसका उद्देश्य संघर्ष और उत्पीड़न के कारण अपने मूल देशों से भागने को विवश लोगों के जीवन को बचाना, उनके अधिकारों की रक्षा करना तथा उनके बेहतर भविष्य का निर्माण करना है। आपको बता दें कि यह संगठन विश्व के 135 देशों में सक्रिय है। इस संगठन को 1954 और 1981 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने घरेलू सार्वजनिक खरीद संबंधी अनुबंधों में माध्यस्थम और मध्यस्थता के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य सरकार और उसकी संस्थाओं द्वारा देश की कंपनियों से ही वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद यानी घरेलू खरीद में विवाद समाधान प्रक्रिया को आसान बनाना है। साथ ही इनका उद्देश्य माध्यस्थम के मामले में सरकारी संस्थाओं के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों का समाधान करना भी है। सबसे पहले माध्यस्थम यानी आर्बिट्रेशन के बारे में बात करते हैं। माध्यस्थम विवाद समाधान की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इसमें किसी विवाद के पक्षकार विवाद समाधान हेतु आपसी सहमति से एक या एक से अधिक आर्बिट्रेटर्स की मदद लेते हैं। माध्यस्थम के तहत दिए गए निर्णय पक्षकारों पर बाध्यकारी होते हैं। ये एक प्रकार की वैकल्पिक विवाद समाधान ADR प्रक्रिया है।
ये प्रक्रिया मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के तहत पूरी की जाती है। इस कानून को 2021 में संशोधित किया गया था। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं और दिशा निर्देश के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। मध्यस्थम प्रक्रिया को खरीद से जुड़े अनुबंधों यानी खासकर बड़े अनुबंधों में स्वतः शामिल नहीं किया जाना चाहिए। 10 करोड़ रुपए से कम मूल्य वाले विवादों में ही मध्यस्थम प्रक्रिया की अनुमति दी जानी चाहिए। जहां मध्यस्थम प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, वहां संस्थागत मध्यस्थम प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मध्यस्थता अधिनियम 2023 के तहत मध्यस्थता यानी मीडिएशन की प्रक्रिया जहां तक संभव हो उच्च मौद्रिक मूल्य वाले विवादों में अपनाई जानी चाहिए। मध्यस्थम के संबंध में सरकार के समक्ष आने वाली चुनौतियों की बात करें तो सरकारी अधिकारियों का समय समय पर स्थानांतरण होता रहता है। ऐसे में मध्यस्थम प्रक्रिया पर उन्हें अधिक अनुभव प्राप्त नहीं हो पाता है। इस वजह से मध्यस्थम के दौरान निजी पक्षकारों के समक्ष सरकार का पक्ष कमजोर होने की संभावना रहती है। आर्बिट्रेटर्स में अक्सर सत्यनिष्ठा की कमी होती है और वे निजी पक्षों के साथ मिलीभगत कर लेते हैं। मध्यस्थम की प्रक्रिया अनौपचारिक होती है और इसके निर्णय बाध्यकारी होते हैं। इससे गलत निर्णय तथा कानून के अनुचित तरीके से लागू करने की आशंका बढ़ जाती है। मध्यस्थम के कई निर्णयों को हाई कोर्ट्स में चुनौती दी जाती है। इससे न्यायालयों पर बोझ कम नहीं हुआ है। ऐसे में मध्यस्थम का मूल उद्देश्य पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मध्यस्थम से संबंधित दिशा निर्देशों के संभावित दुष्प्रभाव भी काफी हैं, जैसे कि मध्यस्थम को सीमित करने, विशेष रूप से उच्च मौद्रिक मूल्य के विवादों में इसकी अनुमति नहीं मिलने से विदेशी निवेशक हतोत्साहित हो सकते हैं। ये दिशा निर्देश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बाधित कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विश्व बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2019 में अनुबंधों को लागू करने में भारत की रैंकिंग 163वीं थी। ये सूचकांक अब जारी नहीं किया जाता है और भारत को मध्यस्थम के एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में स्थापित करने की योजना विफल हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। ट्रैकिंग SDG 7 एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024 जारी की गई। यह रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्य SDG संख्या 7 की निगरानी के लिए उत्तरदायी 5 वैश्विक एजेंसियों के संयुक्त प्रयास से तैयार की गई है। ये 5 वैश्विक एजेंसियां हैं: अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA, अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी IRENA, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग UNSD, विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि SDG 7 का लक्ष्य 2030 तक सभी को किफायती, निरंतर, संधारणीय और आधुनिक ऊर्जा उपलब्ध कराना है। आइए खबर के शुरुआत में रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। SDG 7.1.1 के अंतर्गत बिजली प्राप्त नहीं करने वाले लोगों की संख्या में पिछले एक दशक में पहली बार वृद्धि दर्ज की गई है। ऐसे लोगों की संख्या बढ़कर 685 मिलियन तक पहुंच गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जितनी आबादी बढ़ी है उतनी ही संख्या में बिजली कनेक्शन नहीं मिलने की वजह से बिजली कनेक्शन से वंचित लोगों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। उत्तरदायी कारकों की बात करें तो SDG 7.1.1 में प्रगति बाधित होने के कई कारण हैं, जैसे वैश्विक ऊर्जा संकट, मुद्रास्फीति, कम आय वाले कई देशों में बढ़ता ऋण संकट आदि। गौरतलब है कि भारत में 2022 में 11 मिलियन लोगों को बिजली प्राप्त नहीं हो रही थी। SDG 7.1.2 को देखें तो विश्व में 2.1 बिलियन लोग खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन एवं प्रौद्योगिकियों से वंचित थे। इसके परिणाम स्वरूप खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन नहीं मिलने के कारण विश्व में हर साल 3.2 मिलियन लोगों की असामयिक मृत्यु हो जाती है। भारत में खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन एवं प्रौद्योगिकियों से वंचित आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा भारत में है। भारत में ऐसे लोगों की संख्या 360 मिलियन है। SDG 7.2 के तहत वर्ष 2021 में कुल अंतिम ऊर्जा खपत TFEC में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 18.7% थी। गौरतलब है कि भारत में कुल अंतिम ऊर्जा खपत में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 34.9% थी। SDG 7.3 के लक्ष्य प्राप्ति के लिए 2030 तक ऊर्जा दक्षता में औसत वार्षिक सुधार को 3.8% से अधिक तक
बढ़ाना होगा। रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों की बात करें, उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। SDG 7 को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण निवेश और नीतिगत समर्थन की तथा नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अलावा खाना पकाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा को प्राथमिकता देने हेतु बहुपक्षीय मंचों पर नई प्रतिबद्धताओं को अपनाने की जरूरत है। आइए अब सतत विकास लक्ष्य SDG 7 को हासिल करने हेतु भारत सरकार की पहलों को भी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य, इसका उद्देश्य देश में सभी परिवारों तक बिजली की आपूर्ति करना है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसका उद्देश्य घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाकर हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को LPG कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे खाना पकाने के लिए बायोगैस के स्थान पर स्वच्छ ईंधन का उपयोग कर सके। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन NMEEE, इसका उद्देश्य ऊर्जा की अधिक खपत करने वाले उद्योगों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाना है। खबर के अंत में हम SDG 7 के तहत निर्धारित लक्ष्यों और उप लक्ष्यों को समझ लेते हैं। SDG 7 के तहत सभी को किफायती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके उप लक्ष्यों की बात करें तो 7.A के तहत स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान तक पहुंच को सुविधाजनक बनाना, 7.B के तहत सभी विकासशील देशों तक सतत ऊर्जा की आपूर्ति का विस्तार करना, 7.1 के तहत ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, 7.2 के तहत नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ावा देना और 7.3 के तहत ऊर्जा दक्षता में सुधार कर उसे दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ रुख करते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। शोधकर्ताओं ने सुपर कंप्यूटर को कूल रखने का नया तरीका खोजा। IIT बॉम्बे और CMET पुणे के शोधकर्ताओं ने कोल्ड प्लेट्स बनाने के लिए लो टेम्परेचर को फायर्ड सेरेमिक LTCC का उपयोग करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसे कोल्ड प्लेट्स बनाने के लिए पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले तांबे के एक दक्ष विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए सबसे पहले सुपर कंप्यूटर की कूलिंग को समझते हैं। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम HPC या सुपर कंप्यूटर में तरल शीतलक और कोल्ड प्लेट्स का उपयोग करके ऊष्मा को नष्ट करते हुए कूलिंग को संभव बनाया जाता है। लिक्विड कूल्ड उपकरणों में अतिरिक्त ऊष्मा को हटाने के लिए विआयनीकृत जल जैसे तरल शीतलक को सिस्टम के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। कोल्ड प्लेट्स का उपयोग हीट सिंक की तरह किया जाता है जो सर्किट के घटकों से ऊष्मा को शीतलक तरल में स्थानांतरित करता है। इसके लिए उच्च तापीय चालकता के कारण तांबा वर्तमान में सर्वाधिक प्रयुक्त सामग्री है। वहीं अगर कोल्ड प्लेट्स के लिए LTCC के उपयोग की बात करें तो लो टेम्परेचर को फायर्ड सेरेमिक LTCC एक ऐसी तकनीक है जिसका सर्किट के लिए सेरेमिक सबस्ट्रेट बनाने हेतु उपयोग किया जाता है। सबस्ट्रेट ऐसी सामग्री होती है जिस पर इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन प्रिंट किए जाते हैं और जिस पर रेजिस्टर्स, इंडक्टर्स आदि लगे होते हैं। ये 3D सर्किट पैकिंग की सुविधा देता है। इससे डिजाइन पारंपरिक PCB यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की तुलना में अधिक कॉम्पैक्ट एवं दक्ष बन जाते हैं। LTCC सुपर कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर चिप्स को प्रभावी ढंग से कूल कर सकता है। इसी के साथ सुपर कंप्यूटर के बारे में भी समझने का प्रयास करते हैं। सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े और अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। इनमें कई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स CPUs होती हैं जिन्हें कंप्यूट नोड्स में समूहीकृत किया जाता है। सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकंड यानी FLOPS में मापा जाता है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान, अंतरिक्ष अन्वेषण, मौसम पूर्वानुमान और क्लाइमेट मॉडलिंग, जीनोमिक अनुक्रमण आदि में किया जाता है। सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भारत द्वारा शुरू की गई पहलों पर भी एक नजर डालते हैं। पहला है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन। इस मिशन को वर्ष 2015 में आरंभ किया गया था। इस मिशन का संचालन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC पुणे और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है।
दूसरी पहल है इंडिया एआई मिशन। इसके तहत इंडिया एआई कंप्यूट कैपेसिटी एक उच्च स्तरीय स्केलेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग इकोसिस्टम का निर्माण करेगी। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करें तो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग पर भारत यूरोपीय संघ सहयोग स्थापित किया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आयुष पर पहला अखिल भारतीय सर्वेक्षण जारी किया। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO ने जुलाई 2022 से जून 2023 तक आयोजित किया था। गौरतलब है कि इस सर्वेक्षण में आयुष चिकित्सा पद्धति और बीमारियों की रोकथाम या उपचार के लिए आयुष के उपयोग के बारे में लोगों के बीच जागरूकता के संबंध में जानकारी एकत्र की गई है। आइए खबर की शुरुआत में सर्वेक्षण के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। 15 वर्ष या उससे अधिक आयु की लगभग 95% ग्रामीण आबादी और 96% शहरी आबादी को आयुष के बारे में जानकारी है। आयुष का उपयोग मुख्य रूप से शरीर को निरोग रखने के लिए किया जाता है। आंशिक तौर पर बीमारी के उपचार के लिए भी आयुष प्रणाली का उपयोग किया जाता है। आपको बता दें कि 2022-2023 के दौरान निरोग रहने या बीमारियों के उपचार के लिए आयुष के उपयोग और इस पर प्रति व्यक्ति औसत व्यय ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अधिक रहा है। आयुष चिकित्सा पद्धति के बारे में बात करें तो आयुष आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी के लिए एक संक्षिप्त पद है। इसमें भारत में प्रचलित और अभ्यास की जाने वाली 6 पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियां शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत विश्व स्तर पर आयुर्वेद और वैकल्पिक चिकित्सा दवाइयों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। आइए अब आयुष के लाभ जान लेते हैं। इसके लगभग न के बराबर दुष्प्रभाव होते हैं। उपचार की कम लागत आती है। इसके अलावा वैयक्तिकृत व्यक्तिगत देखभाल संभव है। यह आधुनिक चिकित्सा पद्धति का पूरक है आदि। आयुष चिकित्सा के समक्ष मौजूद चुनौतियों की बात करें तो एलोपैथिक उपचार की तुलना में इस पद्धति में बीमारी धीरे धीरे ठीक होती है। गुणवत्तापूर्ण स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों एवं संसाधनों का अभाव है। इसके अलावा भारत में आयुष चिकित्सा पद्धति के अनुसंधान केंद्र बहुत कम संख्या में है। हर्बल दवाइयां तैयार करने के लिए कच्चे माल की कमी है तथा गुणवत्ता को लेकर भी शिकायतें की जाती रही है। इसके साथ ही आयुष अस्पताल के बिस्तर, इससे जुड़े स्वास्थ्य कर्मी, आयुष अस्पताल व औषधालय जैसी विविध अवसंरचनाओं का बेहतर ढंग से उपयोग नहीं हो पाता है। चलिए खबर के अंत में आयुष को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहले जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय आयुष मिशन की। यह आयुष मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे 2014 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य संपूर्ण देश में आयुष संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना, उन्हें बेहतर करना तथा इन सेवाओं को सभी लोगों को आसानी से उपलब्ध कराना है। वर्ष 2022 में गुजरात के गांधीनगर में आयुष चिकित्सा से संबंधित विविध समझौतों और आपसी अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा विश्व स्तर पर आयुष की पहुंच बढ़ाने के लिए वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन GAIIS का आयोजन किया गया था। पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में वैश्विक प्रगति में तेजी लाने के लिए जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन GCTM की स्थापना की गई है। अन्य आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है। साथ ही आयुष वीजा की शुरुआत भी की गई है। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है इटली। इस देश की राजधानी है रोम। आपको बता दें कि 50वां G7 शिखर सम्मेलन इटली में आयोजित हो रहा है। चलिए अब इस देश की भौगोलिक सीमाएं जान लेते हैं। इसकी भूमिगत सीमाएं फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, वेटिकन सिटी और सैन मेरिनो से लगती है। यहाँ के जल निकायों में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में एड्रियाटिक सागर, दक्षिण पूर्व में आयोनियन सागर, दक्षिण पश्चिम में
टायरियन सागर और उत्तर पश्चिम में लिगुरियन सागर शामिल है। इस देश की भौगोलिक विशेषताओं की बात करें, यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं आल्प्स, एपिनाइन्स आदि है। यहाँ पर सबसे ऊंचा स्थान मोंट ब्लांक है। यहाँ की प्रमुख नदियां पो, टाइबर, एडीज, अर्नो आदि है। यहाँ की जलवायु भूमध्य सागरीय प्रकार की है। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन NTTM पर अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति ने GREAT ग्रेट योजना के तहत 7 स्टार्टअप प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ग्रेट योजना से आशय है तकनीकी वस्त्रों में महत्वाकांक्षी नव प्रवर्तकों के लिए अनुसंधान और उद्यमिता हेतु अनुदान। ये योजना राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के अनुसंधान, विकास और नवाचार घटक का हिस्सा है। हाल ही में हैदराबाद स्थित इंफॉर्मेशन इंसाइट और डेटा एनालिटिक्स कंपनी ने देश में पहली बार जीरो नॉलेज प्रूफ्स ब्लॉकचेन तकनीक शुरू की है। ये एक क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल है। दक्षिण अमेरिका की पेंटानल आर्द्रभूमि विनाशकारी वनाग्नि का सामना कर रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि है। ये 3 देशों बोलीविया, ब्राजील और पराग्वे में फैली हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड्स वर्ष घोषित किया है। इस दिवस का उद्देश्य कैमेलिड्स के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। कैमेलिड्स वास्तव में कैमेलिडाई फैमिली से संबंधित है, जिसमें ऊंट भी आते हैं। आर्मेनिया नासा के आर्टेमिस एकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बन गया है। आर्टेमिस एकॉर्ड्स चंद्रमा पर भविष्य के मिशन और अन्वेषण से संबंधित एक समझौता है। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा में सिम्बियोटिक सिस्टम HM सजीटा का पर्यवेक्षण किया। ये एक प्रकार का बाइनरी स्टार सिस्टम है। इसमें एक श्वेत वामन तारा और एक लाल दानव तारा शामिल होते हैं। ओडिशा के श्री जगन्नाथ मंदिर के चारों दरवाजे भक्तों के प्रवेश के लिए खोल दिए गए हैं। कोविड-19 महामारी के समय इस मंदिर के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए थे। बाद में केवल एक दरवाजा सिंह द्वार को खोला गया था, जबकि शेष 3 दरवाजे बंद रखे गए थे। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार के चमोली जिले की जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ और नैनीताल जिले की कोशियाकुटौली तहसील का नाम बदलकर परगना श्री कैंची धाम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।